Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Change Notification. इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। सेक्शन कंट्रोलर कौन होता है, अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इंडियन रेलवे में एक नया पद है, ये न्यू पोस्ट है। अभी तक इस पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं आती थी, लेकिन इस साल से इस पद पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगी है। तो एक और पद आप इंडियन रेलवे में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ऐड कर लीजिए। वैसे मैंने लगभग सभी पोस्ट पर, इंडियन रेलवे की सभी पोस्ट पर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यही एक पद रह गया था जिस पर वीडियो अपलोड नहीं है, क्योंकि अभी तक इस पद पर भर्ती नहीं होती थी। लेकिन अब इस पद पर भी भर्ती निकाली जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से। और ये जो पोस्ट रहेगा ना, इस पोस्ट पर जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो किसी एनटीपीसी या जो अलग अलग एग्जामिनेशन के नाम से नोटिफिकेशंस आते हैं, आरपीएफ हुआ, ये अलग अलग, उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। इस पद के लिए नोटिफिकेशन अलग से पर्टिकुलर सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। क्लियर? तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पोस्ट क्या होती है, इनका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस ग्रुप के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, एंड प्रमोशन के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं तो ग्रोथ क्या रहती है, जो प्रमोशन है वो किस किस पद पर आप ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेक्शन कंट्रोलर जो पद है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ग्रुप सी का ये पद है, प्रतिष्ठित पद है, बहुत ही अच्छी ये पोस्ट है। अब अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें कि सेक्शन कंट्रोलर कौन होता है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो आरआरबी में जो सेक्शन कंट्रोलर है, या हिंदी में हम क्षेत्र कंट्रोलर कहें, पर्टिकुलर जो सेक्शन है, वहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेनों के आवाजाही को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इनका जो मुख्य कार्य है वो ट्रेनों की आवागमन को कंट्रोल करना होता है क्षेत्र कंट्रोलर को। जैसे कि सिग्नल स्टाफ, एक सिग्नल स्टाफ होता है जो सिग्नल भेजता है। आप सभी जानते हैं सिग्नल स्टाफ के बारे में क्या वर्क रहता है। सो जो सिग्नल भेजते हैं, लाइन क्लियर है नहीं है, या जो भी सिग्नल्स रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं रेलवे के, वो जो रिसीव एंड सेंड करते हैं वो होता है सिग्नल स्टाफ। तो सिग्नल स्टाफ, स्टेशन मास्टर और लोको पायलट, इन तीनों से इनको कांटेक्ट यानी संबंध बना के रखना होता है, क्योंकि ये ट्रेन के आवागमन को कंट्रोल करते हैं। वर्क इनका कोई फील्ड वर्क नहीं रहता है, इनको अंदर बैठ करके डेस्कटॉप वर्क रहता है इनका, लेकिन इन तीनों से कांटेक्ट में रहना होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं ट्रेन का आवागमन। इसके अलावा जो आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कि कोई टेक्निकल इशू आ गया या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, जो भी आपातकालीन स्थिति होती है, तो उस टाइम पर जो डिसीज़न लेना होता है, क्विक डिसीज़न, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन्हीं की होती है। तो चलिए हम इनको की पॉइंट अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ट्रेन की आवागमन की निगरानी रखना होता है, ट्रेनों की टाइमिंग बनाए रखना होता है, टाइम पर डिपार्चर, ठीक है, अराइवल, एंड ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाना होता है। मींस पूरी तरह से जो ट्रेन का आवागमन है वो सेक्शन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पद है इस पर ट्रेनों की समय बढ़ता टाइम टेबल या यात्रियों की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ ये पद है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी, हम कह सकते हैं कि काफ़ी जिम्मेदारी आपके पास रहती है। और अगर हम शिफ्ट की बात करें तो आपकी जो जॉब रहती है वो शिफ्ट वाइज रहती है, क्योंकि ट्रेन दिन रात, आप देख रहे हैं 24 घंटे ट्रेन चल रही हैं। तो ट्रेन का कंट्रोल करने के लिए डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इस तरह से आपको डे नाइट ड्यूटी देनी होती है। हो सकता है आपको नाइट ड्यूटी देना पड़े, और हो सकता है कि आपको डे में अपनी जॉब देनी हो। सो डे नाइट शिफ्ट रहती है। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ऑब्वियसली आपको रहेगा,
क्योंकि आप ट्रेन के आवागमन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको पूरा अपना फोकस और ध्यान रखना होता है, तो वर्कलोड इसमें रहता है। लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हाल ही में विज्ञापन भी जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। अगर आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाते हैं तो आप किस तरह से, देखिए प्रमोशन किस तरह से होता है इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम सिर्फ पोस्ट देखेंगे कि आप सेक्शन कंट्रोलर के बाद क्या बन सकते हैं, उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन कंट्रोलर के बाद आप चीफ कंट्रोलर, और चीफ कंट्रोलर के बाद आप डिविजनल कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए आपको आवेदन करना चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी में हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो वैसे तो मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही कोई परसेंटेज का फाउंडेशन है कि मिनिमम परसेंटेज कितनी हो। आप ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए, आवेदन आप कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट देखें, तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी उस डेट से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 20 से 33 साल, 20 से 33 ईयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए रहता है। अब जो रिजर्व कैटेगरीज से हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी मिल जाता है। जो भी कैटेगरीज रहेंगी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो रेलवे में छूट दी जाती है वो आपको इस पद पर भी दी जाती है। और जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी ऑफ द ईयर। जैसे कि आप अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, लेकिन आपकी जो भर्ती रहेगी, वो सिलेक्शन रहेगा, वो आपका 26 में कंप्लीट होगा। तो 26 में यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसी तरह से जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज होगा 2026 में, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी 27 तक, सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो आपकी 27 से मीन्स नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी से जब नोटिफिकेशन रिलीज हो, उसके अगले साल की 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, और ये रिटन एग्जामिनेशन आपका सीवीटी बेस्ड होता है। कंप्यूटर पर आपको ये एग्जाम देना होता है। एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होता है। एमसीक्यूज टाइप मीन्स एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही होगा वो आपको टिक करना होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप गलत आंसर को टिक करेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, माइनस मार्क हो जाएगा आपका। 120 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन किए जाते हैं, 100 मार्क्स के किए जाते हैं। 100 प्रश्न 100 नंबर के रहते हैं। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहला रहेगा एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। इससे क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से किए जाते हैं और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से रहते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आपका रहेगा लॉजिकल कैपेबिलिटी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन रहता है, ये आपका रहेगा रीजनिंग से, लॉजिकल कैपेबिलिटी से। और थर्ड पार्ट आपका रहता है मेंटल रीजनिंग का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। अब किससे कितने क्वेश्चन किए जाते हैं, तो एनालिटिक एंड मैथमेटिक्स से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20, मेंटल रीजनिंग से 20, टोटल 100 क्वेश्चंस किए जाते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। अब किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज लेना होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 40% लाना जरूरी है। मतलब 100 में से 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो 30 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप एससी हैं तो 30, एसटी हैं तो 25। ये आपके क्वालिफाइंग परसेंटेज रहते हैं। इतना परसेंटेज तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से लाना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, पास कर पाएंगे।
रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद होता है आपका CBAT। अब CBAT क्या है, इस पर वैसे मैंने, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी CBAT एग्जाम होता है, इसलिए मैंने असिस्टेंट लोको पायलट CBAT पर वीडियो अपलोड किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम क्या रहता है आपको एक आइडिया लग जाएगा। आपको लिंक आई बटन पर दे दूंगी, उसको देख लीजिएगा। CBAT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडियन रेलवे में एक न्यू पोस्ट है, आवेदन करना चाहें तो अभी एप्लीकेशन भी स्टार्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए बेसिक पे आपका 35,400 रहता है, जो कि लेवल 6 से रहता है। अब बेसिक पे आपका 35,400 है, प्लस इसमें फिर आपके जो रेलवे के अलाउंसेस, गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, DA, HRA, अदर अलाउंसेस, इन सब को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट आपकी जो ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी आपकी पर मंथ बनेगी, वो ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ रहेगी। हो सकता है आगे पीछे हो, हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं कि लगभग 60,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी यहाँ पर इनिशियल बनेगी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर ये रही इम्पोर्टेंट डेट, जिसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक एक्टिव हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की 16 अक्टूबर रहेगी। करेक्शन विंडो आपकी 17 से 26 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें, ग्रेजुएशन बेस पर आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन RRB सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या जॉब प्रोफाइल में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में कवर करूं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।